हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। तो आज हम अपने बॉटनी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं FCI AG 3 टेक्निकल के अंदर। तो आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इंस्टॉल एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड फ़ोन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वेरियस कोर्सेज जो कि आपके जॉब से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके यहाँ पे अपलोड होते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, ICR नोट्स जो कि हेल्पफुल है आपके ग्रेजुएशन स्टूडेंट यानी जो BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए भी ये नोट्स हेल्पफुल होंगे। सिलेबस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम को क्रैक करने का, तो एक डिटेल सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस जो अपलोड होती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। नए अपडेट्स रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड यूट्यूब क्लासेस और उसकी नोट्स, ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो या कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट हो यूट्यूब पे तो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके और टाइमली आप उस चीज़ को देख सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अगर आप अब FCI AG 3 टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप तो आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स है जो आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक, एक क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस और उसकी नोट्स, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट 1500 की कॉस्ट पे। इस कोर्स के अंदर आपको इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसको फॉलो करके और इस कोर्स के गाइडेंस के अंदर आप FCI AG 3 टेक्निकल पोस्ट तो शॉर्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में इनरोल होने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, जहाँ पे अगर आपको कोई पर्सनल इंक्वायरी है या कोई और फर्दर डाउट्स है तो वहाँ पर जाके उस नंबर पर कॉल करके आप हमारी मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं तो हमारे अर्थ पे कितने सारे फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सारे एक दूसरे आपस में इंटरैक्ट करके हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सर्वाइवल एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम ह्यूमंस प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह हमारी जो सर्वाइवल है या एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ वेल बीइंग यू विल फाइंड ऑन एन एरिया। किसी भी एरिया पे जितने भी टाइप के आपको लिविंग बींग्स आपको मिलेंगे वो आपकी बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, plant, fungi and even microorganisms like bacteria that makes up our natural world. ठीक है, each of these species and organisms works together in an ecosystem like an intact web to maintain balance and support their life। जो कि मैंने आपको बताया, जैसे फंगस, आपके एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस सारे एक दूसरे से कंबाइन करके अपने सर्वाइवल और सपोर्ट के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ना, ये टर्म किसने दिया था? वॉल्टर जी रोजन ने, यानी वॉल्टर जी रोजन ने ये बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था। और E.O. विल्सन, इनको हम फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जब बायोडाइवर्सिटी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम 3 लेवल्स में उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, दूसरा स्पेसिफिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है और तीसरा होता है इकोसिस्टम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द ऑल डिफरेंट जीन्स कंटेंट in all individual plant, animal, fungus and microorganism. It occurs within a species as well as between the species.
ठीक है। अब जितने भी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी जीनस के अंदर, जब हमने जो बोटेनिकल स्टडी पढ़ी थी तो उसमें हमने यहाँ ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक जीनस होता है और जीनस के अंदर वेरियस स्पीशीज लाइक कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज ऑल द डिफरेंस विदिन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एक ह्यूमन का, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर पैंथेरा टिग्रिस यानी लायन का एक है, और पैंथेरा लियो यानी वो जीनस क्या है उसका, पैंथेरा, लेकिन उसके अंदर ही स्पीशीज का अगर बात करते हैं तो उसमें लियो अलग है, टिग्रिस अलग है। इसी तरह जब स्पीशीज का आपस में अंतर हमें देखने को मिलता है, स्पीशीज के अंतर भी हमें अंतर देखने को मिलता है, तो वो अंतर हम कहाँ देखने को मिल सकता है, हमें देखने को मिलता है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की, तो इट इज ऑल द डिफरेंट हैबिटेट, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एज वेल एज वेरिएशन विद इन द इंडिविजुअल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट हैबिटेट होता है, ठीक है। हैबिटेट वो होता है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, वो एरिया जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, वो एरिया, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होते हैं, कुछ ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंगाई होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपकी एक कम्युनिटी फॉर्म करता है। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी सब में अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हमारे में रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट रिलीज कर रहा है और वो क्या ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, फिर उस ऑक्सीजन को हम अपटेक कर रहे हैं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है तो हर्बीवोरस उसको खा रहे हैं। तो ये सारा जो लिंक है, ये सारा जो कॉम्बाइंड लिंक है, वो आपका उसके अंदर जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब देखिए हम अब सारी डाइवर्सिटी पढ़ लिया, बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डील करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। देखिए एक हमारा अर्थ है जिस पे लाइफ पाई जाती है, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों, वो यहाँ पे देखिए कि इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए पहला तो है एवरी स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम। देखिए जो भी स्पीशीज इस धरती पर सर्वाइव कर रही है उसका कुछ ना कुछ अपना महत्व है, यानी वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो द कैप्चर एंड स्टोर दे कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। द ecosystem support the service without which human can't survive. A diverse ecosystem is more productive than and withstand इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। जब आप हर एक स्पीशीज पे का आप जो अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। हर किसी को कोई फूड एज अ फूड सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, किसी प्रोसेस में फंगस या बैक्टीरिया कुछ प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर एक कंबाइंड इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें सारे जो स्पीशीज हैं उनका प्रॉपर सर्वाइवल होना बहुत ज़रूरी है, और यही आपका एक प्रॉपर इंटरेक्शन लिंक क्रिएट करता है जिससे आपकी इकोनॉमिकल जो इकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है, यानी कि जो सर्वाइवल है, सबका सर्वाइवल वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, देखिए जैसे क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी एंड फॉरेस्ट आर रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। देखिए अब देखिए अगर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट क्या, जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपके प्लांट्स जो कि क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो वो फूड पर्पस के लिए, लाइफ स्टॉक भी आपका फूड पर्पस एंड ट्रैवल ट्रांसपोर्ट ये सब के लिए भी, फिशरी फूड पर्पस के लिए, फॉरेस्ट जो है वो भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये रिच सोर्स है आपके लिए फूड के भी और कमर्शियली भी। वाइल्ड प्लांट एज सिंचोना एंड फॉक्सग्लोव प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस में भी आपके यूज होते हैं। वुड्स, फाइबर, परफ्यूम, लुब्रिकेंट्स, रबर, रेजिन, पॉइजन एंड कॉर्क आर डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली भी ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आप वेरियस प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा आपका बेल्ट हो गया उसके लिए जो लेदर है वो आपको प्रोवाइड हो, रबर आपको प्रोवाइड हो रहा है, लुब्रिकेंट, परफ्यूम, ये सारे चीज़ें आपको कहाँ से डेराइव हो रही हैं, इन्हीं बायोडाइवर्सिटी के स्पीशीज से, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो है इसका बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, ठीक है। देखिए अब क्या, जब इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज है तो हमने ये बता दिया कि उसकी मेंटेनेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर एक जो बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट है उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना है और उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी
ड्यू टू सम रीजंस बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे देखिए जब अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का जो अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और पॉपुलेशन की ग्रोथ से इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। उसका असर ऐसा हो रहा है कि आपकी जो लिविंग बींग्स हैं उन पे भी असर हो रहा है, प्लांट्स पे भी असर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। तो यही आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स on our planet has been declining at a alarming rate in recent years, mainly due to the human activities such as land use changes, pollution and climate change, ठीक है। तो देखिए जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी है ना, जो हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं व्हीकल से, मोटर व्हीकल से, तो ये सब, और जो हम एयर कंडीशन लगा रहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रिलीज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। और यही रीज़न है कि हमें मानसून में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यही जो आपका क्लाइमेटिक चेंज है, तो टाइम पे आपका मानसून नहीं मिल पाता है फार्मर्स को, और वो कहीं ना कहीं उनकी क्रॉप पे असर कर रहा है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट, अगर आप बायोडाइवर्सिटी का कोई एक एलिमेंट भी डिस्टर्ब करते हैं तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा। The single biggest contributor of global diversity loss is undoubtedly the land and forest clearing to make a way for urban and agricultural development। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको बात कही अर्बनाइजेशन की, ठीक है, जो मेजर आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो फॉरेस्ट लैंड है ना वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी जो फॉरेस्ट लैंड, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्लीन कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो एडवांसमेंट है, अर्बनाइजेशन है वो कर रहे हैं, अर्बन इंडस्ट्रीज पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मॉल्स, फैक्ट्रीज, इन सब का जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है कौन से, उस वेजिटेशन वाले लैंड पे। और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है किसमें, आपका जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। Approximately 12% of the bird species, 23% of mammal species, 32% of amphibian species and 31% of gymnosperm species are in the world are facing the threat of extinction। यानी कि ये जो आपका स्ट्रेटा है, इस स्ट्रेटा में आप देख सकते हैं कि ये एक्सटिंक्शन यानी कि वैनिश होने की स्थिति में है, यानी कि इतने सारे बर्ड्स, इतने अमाउंट ऑफ बर्ड्स जो हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं देखिए टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन की, ठीक है। ये सारे जो अब अगर एक्सटिंक्ट होते तो उसके कुछ टाइप से वो हम डील करेंगे, ठीक है। पहला टाइप क्या है, नेचुरल और द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, स्लो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्रीडेटर और डिजीज, ठीक है। तो ये जो नेचुरल और बैकग्राउंड जो एक्सटिंक्शन है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर प्रीडेटर्स आपको किसी भी कम्युनिटी में मिलते हैं तो जिसपे जो उनका प्रे होता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास प्रीडेटर होंगे और प्रे कम होंगे, प्रे मतलब वो जिनको खाया जा रहा है, प्रीडेटर्स कौन, जो उनको खा रहा है, ठीक है। तो वो एक स्लो प्रोसेस है, इस तरह से भी चीज़ें आपकी एक्सटिंक्ट यानी वैनिश हो रही हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो, पैसेंजर पिजन एंड तस्मेनिया वुल्फ, यानी ये तीनों एग्जांपल्स हैं आपके इसके जो आपके एंथ्रोपोजेनिक, यानी एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमंस की जो कुछ एक्टिविटीज जैसे हंटिंग, जब हम शिकार करने जाते हैं तो उसकी वजह से जो स्पीशीज गायब होंगी उसको हम कहेंगे, वो आएगा आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू द कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है कि एक सडन कुछ डैमेज हो, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसा कुछ कंडीशन या वॉल्केनिक इरप्शन, एक सडन अटैक या सडन कुछ चीज़ें अकर कर जाए जिसकी वजह से आपकी जो स्पीशीज है और बायोडाइवर्सिटी उसका लॉस हो सके। अर्थ हैज़ एक्सपीरियंस 5 मास एक्सटिंक्शन सो फार, ठीक है। तो अब तक अर्थ ने बहुत 5 मास एक्सटिंक्शन फेस किया है अभी तक, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, जो आपका जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स है उनका जो एक्सटिंक्शन हुआ था वो आपका मास एक्सटिंक्शन के प्रोसेस से ही हुआ था। अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक की, ठीक है। अब रेड डाटा बुक क्या, जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं यानी कि कोई भी स्पीशीज आपके अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, वैनिश हो रही है, ठीक है, तो उसका कोई एक डेटा होगा, या वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डोडो, पैसेंजर पिजन, तस्मेनिया वुल्फ ये आपकी गायब हुई, या डायनासोरस गायब हुए,
टाइगर्स हमारे इस एरिया में कम है, व्हाइट टाइगर्स नहीं प्रेजेंट है, ये सारे इन सबका डेटा कहाँ से मिलता है? तो वो सारा डेटा आपको मिलता है रेड डाटा बुक से। द रेड डाटा बुक इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड फॉर रिकॉर्डिंग इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज ऑफ plant, animal, fungi as well as some local subspecies that are present in a particular region। ठीक है, तो ये बुक है जो आपको बताती है कि कौन से स्पीशीज आपके इंडेंजर्ड है या रेयर है या वर्नरेबल है, कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले, कितना उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का जो है थ्रेट है वो आपको रेड डेटा बुक में देखने को मिलेगा। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ये पब्लिश करता है रेड डेटा बुक को, और इसने फर्स्ट टाइम 1964 में रेड डेटा बुक पब्लिश किया था। अब IUCN इज द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर नीडेड टू सेफगार्ड इट। ठीक है, तो जो IUCN है ना, वो ये ग्लोबल अथॉरिटी जो एश्योर करती है कि अगर हमारे स्पीशीज रेयर है या फिर इंडेंजर्ड है तो उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके लिए, और उनका सेफ गार्ड यानी कि उनको बचाया कैसे जा सकता है, उन स्पीशीज को बढ़ाया कैसे जा सकता है। अभी देखिए कि क्या बोलते हैं, PM मोदी के बर्थडे के दिन उन्होंने कुछ चीताज हमारे यहाँ निम्बिया से चीताज हमारे इंडिया में मंगाए थे, क्योंकि हमारे इंडिया में चीताज की जो स्पीशीज है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो अब वहाँ से कुछ चीताज मंगाए गए ताकि वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर जो चीता की जो बायोडाइवर्सिटी में चीता की जो स्पीशीज है वो भी ऐड हो सके। ठीक है, तो it experts are organized in 6 commissions dedicated to species survival, environmental laws, protected areas, social and economic policies, ecosystem management and education and communication। तो ये आपके 6 कमीशन है जो आपके IUCN के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है कि एक स्पीशीज के ऊपर कितना डेंजर है, उसके हिसाब से उसको डिफरेंट लेयर्स में आपको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनके एक्सटिंक्शन की जो कितना डेंजर है, कितना थ्रेट है उनके ऊपर। ठीक है, और थ्रेटेंड स्पीशीज इज एनी प्लांट और एनी एनिमल स्पीशीज दैट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। थ्रेटेंड स्पीशीज आर allocated to different wildlife classes depending upon the degree of risk of extinction। ठीक है, जैसे कि देखिए जो प्लांट्स आपके एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनको अब ये लग रहा है कि अगर इससे ज़्यादा उनकी जो नंबर्स हैं तो वो कम होंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी अब वो दोबारा जनरेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वो थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर आएंगे, जैसे कि माउंटेन गोरिल्ला, जायंट पांडास, रेनोसोरस, ये सब आपके थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर आते हैं। अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब है कि अब वो है ही नहीं, या उनका कोई भी प्रोजेनी अब धरती पे अवेलेबल नहीं है, या वो खत्म हो चुकी हैं। तो उसका एग्जांपल है डायनासोरस, डोडो। ये डोडो की स्पीशीज, डायनासोरस की स्पीशीज अब अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आता है स्पीशीज विच आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, जो यहाँ पे तो उसको रिस्क है, लेकिन यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा रिस्क आपके होता है कि मतलब ये सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आता है। तो इसके अंदर आता है ब्राउन स्पाइडर, चाइनीज एलिगेटर, ब्लैक राइनो और नॉर्दर्न हेयरी नोज वॉम्बैट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको ये जानना है कि भाई किस रेंज में आपको डिफरेंट उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंडेंजर्ड की बात करते हैं, तो इंडेंजर्ड के अंदर आता है कि स्पीशीज कंसिडर टू बी फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, द वाइल्ड बेफेलो, बंगाल टाइगर, फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन एलिफेंट, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, प्लांट्स लाइक रेड सैंडलवुड, ननरी, पिचर प्लांट, ये सारे जो है आपके जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर मतलब अब इनका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको अब हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, वरना ये भी हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे डायनासोरस की तरह। वल्नरेबल स्पीशीज क्या है? एन endangered species is a species that is very likely to be extinct in the nearby future, either worldwide or in a particular political jurisdiction. Endangered species may be at the risk of due to factors such as habitat loss, poaching and invasive species. Example में आपका एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनो, ब्लैक नेक्ड
गंगा रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड। अब वल्नरेबल स्पीशीज क्या होता है कि वो स्पीशीज जो एक जगह से गायब हो जाए, एक जगह से, मतलब वो अर्थ पे तो सर्वाइव कर रही है, यानी उनकी स्पीशीज अर्थ पे तो अवेलेबल है, बट उस स्पीशीज वो एक पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल नहीं हो, वहां से वो गायब हो जा रही। कैसे? जो हम लोग ना क्या बोलते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट कर एक्सपोर्ट करते हैं इलीगली, जो हम ट्रांसफर करते हैं, पोचिंग करते हैं, ठीक है। पोचिंग मतलब आप इलीगली अगर किसी भी एक स्पीशीज को आप इंडिया के बाहर भेजते हैं कुछ पैसे के लिए, तो ये एक इलीगल प्रोसेस होता है। इन्वेसिव स्पीशीज या फिर हैबिटेट लॉस, या उनका जो हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो हैबिटेट अगर खत्म हो जाती है ड्यू टू पॉल्यूशन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो ये जो स्पीशीज की सर्वाइवल पे असर पड़ता है, वो आते हैं आपके वल्नरेबल स्पीशीज के अंदर। अब यहाँ देखिए, हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें। पहले हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो पढ़ लिया, फिर बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है वो पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करना है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टाइम पे अगर हम देखेंगे, तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका इन सीटू और दूसरा है आपका एक्स सीटू, यानी दो तरीके से आप अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सीटू जो होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर जब आप अपना फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपका आता है इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर, जिसके अंदर आते हैं सेक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी फिर वो आगे क्लासीफाई हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल में और मराइन में, ठीक है। और एक्स सीटू की बात करते हैं, तो एक्स सीटू में क्या होता है, आपके डिवाइड होता है सेक्रेड प्लांट होम गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया, ये सारे जो है आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी आपका कंजर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, upliftment and management of biodiversity in order to derive sustainable benefits of the present and future generation। अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, उनको वो जिस हैबिटेट में वो सर्वाइव करते हैं, जो उनके सर्वाइवल यानी कि उनको हेल्दी रहने के लिए और अपना सारे एक्टिविटीज अच्छी तरह से करने के लिए जो एक सूटेबल हैबिटेट है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके नंबर्स जो वो प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी पॉपुलेशन जनरेशन सही से हो सके, वो सारा काम हम उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। जो अभी तो कंजर्व हो और आगे की जनरेशन में भी, यानी फ्यूचर तक सस्टेन रह सकें। अब इन सीटू कंजर्वेशन की बात होती है, तो अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें, तो इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जब हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को उनके ही हैबिटेट में, यानी उनकी जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे हम उसको प्रोटेक्ट करने के, उनका कंजर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। इन दिस मेथड द नेचुरल इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो जो उनका नेचुरल इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में वो सर्वाइव कर रहे हैं, अगर वो एक डेंस फॉरेस्ट में सर्वाइव करता है, वो डेंस फॉरेस्ट में ही उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो मराइन है और मराइन इकोसिस्टम में अगर वो सर्वाइव करते तो हम वो मराइन इकोसिस्टम उन्हें देंगे। तो उनकी जो नेचुरल, यानी कि जो उनका नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसी के अंदर जब हम उनको सेव करते हैं या फिर उनको सेव गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। Certain protected areas within the where in situ conservation takes place include national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves। तो ये सारे जो होते हैं, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सारे आपके इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक्स सीटू की बात करते हैं, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का के अंदर आता है, it involves the breeding and maintenance of endangered species in artificial ecosystem such as zoo, nurseries, botanical garden, gene banks, etc. ठीक है। There is less competition of food, water and space among these organisms।
अब देखिए जो इन सीटू है ना, ये तो आपने नेचुरल जिस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं उसी इन्वायरमेंट में आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स सीटू होता है ना उसमें आप क्या करते हैं, आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो अपना सर्वाइवल कर सके, हाँ वो रह सके, ठीक है। उनको आप जैसे जू हो गया, जू आप आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, सबके लिए अलग अलग जगह बनाते हैं, टाइगर के लिए अलग जगह, और वहाँ पे आप उनको फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक जो उनके अपना जो जगह है जहाँ रहने वाला, उसको उससे हटा के उनके लिए एक डिफरेंट स्पेस में उनको सेफगार्ड करते हैं, तो वो आपका एक्स-2 हो जाता है, जैसे कि जूस, नर्सरी, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं तो एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट का जो टर्म है वो नॉर्मन मेयर ने पहले दिया था। सबसे पहले ये जो टर्म है हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, ठीक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैन बी डिफाइंड एज द रीजन विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पेसिफिक रिचनेस एंड एंडेमिनिज्म, ठीक है। देयर आर करेंटली 36 रिकॉग्नाइज्ड biodiversity hotspot. These are Earth's most biologically rich yet threatened terrestrial region. अब हॉटस्पॉट हम कैसे, किसी भी एरिया को हम हॉटस्पॉट कैसे कह सकते हैं? हॉटस्पॉट हम तब कहेंगे जब वो उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी रिच हो, यानी कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे पॉपुलेशन में सर्वाइव कर रहे हो। और अभी इस टाइम पे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो है हमारा हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड्स। तो ये आपके 4 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो नेशनल पार्क आपका किसके अंदर था, मैंने आपको बताया था इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आपका नेशनल पार्क था। तो नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क इन यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो एक सर्टेन एरिया को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक सर्टेन एरिया को बाउंड्री क्रिएट करती है, उसके अंदर की जितने भी आपके प्लांट स्पीशीज हो गए या एनिमल स्पीशीज हो गए उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो आपका नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो पूरे दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो यही बना था, और ये था आपका 1872 में ये बनाया गया था यूएसए में। और इंडिया में 1935 में पहला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो हमारा अभी कहलाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन इसके पहले जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इसको हम हेली नेशनल पार्क कहते थे, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। टोटल 104 नेशनल पार्क जो है वो ऑथराइज किए गए हैं इंडिया में। अभी इंडिया में करेंटली 104 नेशनल पार्क्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, और भी बहुत सारे 104 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये सारे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी आपका इन सीटू का ही पार्ट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया इन विच द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द गिवन कंट्री इज प्रोटेक्टेड एंड दीज आर द सर्टेन रिसर्चेस विच आर डन ऑन देम, ठीक है। अब देखिए कि जैसा कुछ ये होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं कि कुछ स्पीशीज है जो वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज सिर्फ वो हो सकता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती होंगी या अमेरिका में पाई जाती होंगी या सदर्न पोलर रीजन्स में पाई जाती होंगी। तो अपने एक सर्टेन हैबिटेट या सर्टेन एरिया के अंदर जो भी फ्लोरा यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल्स जो भी प्रेजेंट है उनको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है। और इस पे हम रिसर्च भी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में आता है द नीलगिरीज एंड सुंदरबन। सुंदरबन जो डेल्टा है हमारा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो हमारा बंगाल टाइगर वो सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है। तो ये एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जो पर्टिकुलर इंडिया का आपका जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है वो एरियाज हैं। अ प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया हो जहाँ पे आपका फ्लोरा और फौना को एक नेचुरल हैबिटेट में आप कंजर्व या प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर द एनिमल हैबिटेट एंड देयर सपोर्टिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस
from any sort of disturbance. The capturing, killing and poaching of animal is strictly prohibited in this area. अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो जगह होती है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स को उनके अपने हैबिटेट में रखा जाता है। और देखिए वो नेचुरली है, ठीक है, वहाँ पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एक नेचुरल एरिया है, बट वहाँ पे आप हंटिंग, पोचिंग ये सब नहीं कर सकते, शिकार करना वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो एनिमल हैबिटेट है वहाँ आप जाके उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इन सिटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है, ठीक है। द फर्स्ट सेंचुरी और द नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया वॉज द मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है, असम में, ठीक है। which is in many one a national park, UNESCO natural nature world heritage site, a project tiger reserve, an elephant reserve and a biosphere reserve in Assam, India, ठीक है। तो ये आपका जो है एक यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आपका आता है, ठीक है। जो मानस नेशनल पार्क है वो आपका, या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका यूनेस्को के अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके अंदर आप टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, एलिफेंट रिजर्व देख सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देख सकते हैं, जो कि आसाम में प्रेजेंट है। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि एक्स सिटू कंजर्वेशन इज अ टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वहाँ पे तो आपने उनके अपने हैबिटेट में उनको कंजर्व किया, अब उनके आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट जब आप कंजर्व करते हैं डिफरेंट टेक्निक से तो वो आपका एक्स सिटू हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है जू, कैप्टिव ब्रीडिंग, एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, ये सारे आपके एक्स सिटू के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने FCI AG3 के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो कोर्स है जिसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस का बैच फॉर ऑल द पोस्ट टेक्निकल, जनरल, अकाउंट एंड डिपो, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिकॉर्डेड एंड लाइव वीडियो क्लासेस, ठीक है। और उनकी क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ई बुक्स बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल एंड टेस्ट सीरीजेस एंड ऑल्सो द डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 2000 रुपीज़। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड ऑल्सो वी हैव आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हियर। अगर आपको फर्दर कोई डाउट होता है रिगार्डिंग द कोर्सेज तो आप यहाँ हमारे मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेगी, आप उस लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड। अब बायोडाइवर्सिटी की टॉपिक हो गई है खत्म, हमारी दूसरी टॉपिक स्टार्ट होती है जो है हमारी इकोलॉजी की टॉपिक, ठीक है। अगर हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, अगर इकोलॉजी को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशली यूपीएससी में या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इसको बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ एक शॉर्ट में आपको मैं इकोलॉजी का एक होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो 2 वर्ड से बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब क्या होता है, होम या स्टेट, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इट लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर्स होम और फैमिली। तो ये टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में, ठीक है। हाउएवर इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस रीटर, मतलब पहले इसको हैंस रीटर ने दिया था, लेकिन जो टर्म फाइनली इकोलॉजी की जो टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था। किस टाइम पे, 1866 में। और अगर आप फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो आपके हैं रामदेव मिश्रा, जो है वो इंडियन इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द मेन एम ऑफ इकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। इकोलॉजी क्या होती है, जो इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या, आपके जो बायोटिक फैक्टर है और जो एबायोटिक फैक्टर है, वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और फिर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, यही आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पहले उसका बेसिक स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं आपके इकोलॉजी के
तो आपका बेसिक स्टार्ट किससे होता है? हर एक चीज़ का कोई एक ना कोई कोर, इतनी बड़ी बॉडी है आपकी तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप सेल कहते हैं। सेल को जब अपना डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म लिविंग कंपोनेंट्स एट इंडिविजुअल लेवल, दे फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। जब आप इकोलॉजी की स्टडी करने जाएंगे तो बेसिकली आपको एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बीइंग आपको एक इन्वायरमेंट में मिलता है वो सभी आप ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ऑल द नेशनल प्रेजेंट इन इट और टेम्परली एब्सेंट फ्रॉम अ कंट्री एंड एलियन परमानेंट सेटल इन अ कंट्री, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपके कंट्री में प्रेजेंट है या एक कंट्री में प्रेजेंट नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। कम्युनिटी इज एन इंटरैक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज इन अ कॉमन लोकेशन। एग्जाम्पल फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट inhabited by animals and in fungi in the root soil containing bacteria fungus। तो मतलब एक ही हैबिटेट के अंदर जब वेरियस कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको एक कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आप एक फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पौधे हैं, फिर नीचे ज़मीन पे आपको छोटे पौधे दिखाई देंगे, छोटे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के रूट में आपको बैक्टीरियाज दिखाई दे रहे होंगे। तो जब ये सारे आपस में एसोसिएट होके सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। अब बायोम क्या होता है? बायोम रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया ऑफन शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू दैट एरिया, ठीक है। एक एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि अगर आप मराइन बायोम का बात कर रहे हैं या फिर हार्श मॉइस्ट बायोम का बात, ड्राई बायोम का बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप डेजर्ट, आप एक एग्जांपल लीजिए डेजर्ट का, ठीक है। डेजर्ट में आपकी सॉइल जो है वो बिल्कुल सैंडी सॉइल प्रेजेंट होगी, कैक्टस वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, वहाँ पे एनिमल्स कैसे होंगे, कैमल वहाँ का एनिमल होगा। ये सब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इन लोगों को हाई टेम्परेचर और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में सर्वाइव, यानी कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि ये हाई टेम्परेचर और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो बायोम कहलाता है। इसके अंदर की जो प्लांट्स और बाकी एनिमल्स होते हैं वो जनरली एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करते हैं और सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है? द टर्म हैबिटेट हैज सेवरल मीनिंग इन इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी में बात करते हैं, इट इज मीनिंग ईदर द एरिया and the resource used by a particular species, a habitat of a species, or an assemblage of animal and plant together with an abiotic environment। हैबिटेट का मतलब यही होता है कि जहाँ एक प्लांट खुद को विथस्टैंड कर पा रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, जिंदा रख पा, अलाइव रख पा रहा है, वही आपका हैबिटेट होता है, जिस जगह आप अपने आप को आराम से सर्वाइव करा सको। अब नीच क्या होती है? नीच इज इन इकोलॉजी all the interaction of an species with the other members of its community including competition, predation, parasitism and mutualism, ठीक है। जो जितने भी स्पीशीज आपके साथ आपके एक जो कम्युनिटी है उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करे। देखिए अगर एक स्पीशीज में, अगर एक फॉरेस्ट की आप बात करते तो फॉरेस्ट में आपका डियर भी है और वहाँ पे आपका जो लायन है वो भी है, ठीक है। तो लायन क्या करता है? लायन को अगर फूड की आवश्यकता है तो वो डियर पे अटैक करता है और डियर से उसको फूड मिलता है। और डियर को अगर खाना सर्वाइव करना है तो वो वाटर रिसोर्सेज पे जाता है और प्लांट्स खाता है। तो इसी तरह एक दूसरे पे कैसे आप इंटरेक्शन करते हैं वो आपका नीच क्रिएट करता है। एक हैबिटेट के अंदर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपका नीच कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजी के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं आपका, एक बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। तो पहला आपका द मेन एम ऑफ इकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। यानी कि मेनली आपको जो इकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, यही पढ़ना होता है कि कैसे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और कैसे अपने आप को क्या बोलते हैं सर्वाइव कर रहे हैं विद द लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है?
आर द लिविंग फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। ये लोग लिविंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ है, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके बैक्टीरिया, एनिमल, बर्ड्स, फंगाई, प्लांट्स, ये सारे आपके लिविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। दीज आर कंपोनेंट्स कुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जैसे आपका एयर है, आपके डिफरेंट गैसेज हैं, लिथोस्फेयर में आपकी सॉइल है, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में आपका वाटर है। तो ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर है, जैसे सनलाइट, सॉइल, एयर, मॉइस्चर, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजी पढ़ लिया, अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक इकोसिस्टम में कैसे अपने आपस में वो लोग इंटरैक्ट करते हैं एंड सर्वाइव कर रहे हैं इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स, एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले, यानी A.G. टैंसले ने पहली बार जो इकोसिस्टम वर्ड है वो दिया था। ये क्या थे, इंग्लिश बोटनिस्ट थे, जो कि ये टर्म आपको दिया था इन्होंने 1935 में, और इन्हें ही हम फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं, A.G. टैंसले को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इंटर रिलेटेड इन इकोसिस्टम। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट है ना, जब भी आप कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिविंग बींग्स या लिविंग बॉडीज के थ्रू ही सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ब्रीद कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी आप ब्रीद कर पा रहे हैं। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिएट कर पा रहा है तो उसको सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हम बात करते हैं, आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं एंड बायोटिक फैक्टर हैं। तो जो एबायोटिक फैक्टर में आपके कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपके आता है रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सारे आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। एडेफिक फैक्टर्स मतलब एडेफिक का मतलब होता है सॉइल का। सॉइल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सॉइल की जो पीएच, यानी कि सॉइल में कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, उसका पीएच क्या है, वो एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, कैसा सॉइल है, ठीक है। और टोपोग्राफी, ये आपके एडेफिक फैक्टर में आते हैं। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर आपका तीन तरह डिस्क्राइब होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तीन आपके बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर बस एक ही, वो है हमारे प्लांट्स, ठीक है, जो कि खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वही प्रोड्यूसर्स हैं। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जिनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी दे कैन प्रोड्यूस फूड ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट कंज्यूमर्स, जो कि आप डिस्क्राइब करते हैं तीन पार्ट्स में, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आप ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये तो ऑटोट्रॉप्स है, और दूसरे जो हम जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग क्या हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। अगर प्लांट्स ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, तो हमारा सर्वाइवल किस पर डिपेंडेंट है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो वी आर अंडर द हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सेप्रोफाइट या ड्यूटरमाइसिटीज, ये सारे जो आपके आते हैं, ये आपके आते हैं किसके, डिकम्पोजर्स के अंदर, जो कि आपके डेड डिकेइंग मटेरियल है ना, उसमें जो सर्वाइव कर, जैसे आपके बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे आपके डेड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। अब हम आगे बात करते हैं, आपके पहले बेसिक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हमने जो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हमने डिस्क्राइब किस बेसिस पे किया है, तो वो हमने उनकी लाइफ होने या नहीं होने के बेसिस पे नहीं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड
सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी में हम उसको क्या बोलते हैं आगे क्लासिफाई करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, सारे ऑटोट्रॉप्स किसके अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर, सच एज प्लांट। दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Consequently, all other organisms higher up on food chain rely on producers for food। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी जितने भी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो सारे प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है, किसके लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। ये डिपेंड होते हैं किस पे, किसी और पे, मतलब जैसे प्लांट्स पे हम लोग डिपेंडेंट है, और ये सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स भी आगे चल के 3 पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हेर्बिवोर्स एज दे रिलाई ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना वो हर्बिवोरस होते हैं, ठीक है। वो जनरली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी, दे कैन ईदर बी कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो आपके हर्बिवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी हो सकते हैं, यानी वो प्लांट पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं और एनिमल पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्शरी कंज्यूमर्स are the organisms that depends upon the secondary consumer for their food. Tertiary consumer can also be called carnivorous और omnivorous, यानी कि जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वही सिर्फ आपके हर्बिवोरस होते हैं, बाकी आपको जो सेकेंडरी और टर्शरी होता है वो आपके कार्निवोरस होते हैं, यानी कि वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं, टर्शरी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, ठीक है। तो डिकम्पोजर में देखिए कि जितने भी सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट्स such as fungi and bacteria, they directly thrive on the dead and decaying organic matter, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये, ठीक है। Decomposers are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by the plants। देखिए जो आपके बैक्टीरिया और फंगाई हैं, देखिए जो फंगस है वो माइकोराइजल एसोसिएशन क्रिएट करता है, बैक्टीरिया जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल होने में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प कर रहा है, डिकम्पोजर्स आपके उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इकोसिस्टम में, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम और द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट वर्क्स टुगेदर इन इकोसिस्टम आर। अब बताओ जो कुछ फंक्शनल यूनिट है जो कि इकोसिस्टम में एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं वो क्या है। पहले आपका प्रोडक्टिविटी, इट रिफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि देखिए जब भी आपका प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ करने के बाद उसमें से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ये आपका प्रोडक्टिविटी शो करता है। एनर्जी फ्लो, इट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम one trophic level to another. The energy captured from the sun flows from producer to the consumers and then to the decomposer and finally back to the environment। यानी कि एनर्जी, यानी कि एक लेवल से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कैसे आपकी एनर्जी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, ये आप इसको स्टडी करते हैं एनर्जी फ्लो के अंदर। डिकम्पोजिशन में क्या आप स्टडी कर रहे होते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। द टॉप सॉइल इज द मेजर साइट फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यहाँ पे जहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिग्रेड हो रहा होता है, किससे, डिकम्पोजर्स के थ्रू, ठीक है। डिकम्पोजर ही तो है जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है, वही आपके न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकिल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर क्या है, एन इकोसिस्टम, इट इज एन इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड रिसाइकल्ड बैक इन वेरियस फॉर्म्स फॉर यूटिलाइजेशन बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है कि जैसे प्लांट है, प्लांट ने कुछ प्रोड्यूस कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इनको यूज़ किया, फिर हम स्टार्च बनाया, स्टार्च फिर हमने जो ह्यूमंस ने वो स्टार्च कंज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वो प्लांट ने यूज़ किया। तो ये जो साइक्लिंग है ना, ये न्यूट्रिएंट, इसको ही हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जो हमारे इकोसिस्टम जो है वो
एक बहुत ही छोटा हो सकता है, ओएसिस मतलब एकदम छोटा पॉन्ड जो होता है, बिल्कुल छोटी सी जगह से लेके एक बहुत बड़ी जगह तक हमारा जो इकोसिस्टम है वो वैरी कर सकता है। एज बिग एज ओशन स्पैनिंग थाउजेंड ऑफ माइल। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला जो है वो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर द एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो भी हमारे लैंड पे इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो किसके अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स। दे आर एज फॉलोज। जैसे कि आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, टुंड्रा इकोसिस्टम आता है, डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। ये सारे आपके इकोसिस्टम जो है वो लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं ये जो आपके जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। A forest ecosystem consists of several plants, particularly trees, animals, and microorganisms that live in coordination with the abiotic factors of the environment. Forests help in maintaining the temperature of earth and other major carbon sink. ठीक है, तो अब देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होती है। तो जो आपका इकोसिस्टम एक फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें देखिए अगर एक फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज है, वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, बड़े ट्रीज, छोटे ट्रीज, मतलब वैरायटी ऑफ ट्रीज वहाँ पे प्रेजेंट है, छोटे छोटे शर्ब्स, हर्ब्स भी प्रेजेंट है, वहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये सारे जब आपस में रिलेट करके एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो आपका फॉरेस्ट जैसे अब हमने डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से तो आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो आपका टेम्परेचर मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। और जहाँ फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो अबंडेंस होती है वही तो हम फॉरेस्ट एरिया कंसिडर करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका प्लांट्स होगा उतना ही ज़्यादा तो कार्बन फिक्सेशन होगा आपका, जैसे CO2 जितना है वो आपका ऑक्सीजन में फिक्स होगा। अब देखिए जो हम कहते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट को कहते हैं हम क्या, कि रेन फॉरेस्ट क्या लंग्स ऑफ आवर अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटली बाय द ग्रासेस एंड हर्ब्स। द टेम्परेट ग्रासलैंड एंड द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो आपका वेजिटेशन है वो ग्रासेस और हर्ब्स पे डिपेंड करता है, वो होता है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट आपका है टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट वेयर द रेनफॉल इज scarce. These are covered with snow and most of the year tundra type of ecosystem is found in आर्टिक एंड माउंटेन टॉप्स। तो जो टुंड्रा इकोसिस्टम है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कोल्ड एरिया, यहाँ पे जो लैंड है आपका वो ज़्यादातर स्नो से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो आर्कटिक एरिया या फिर माउंटेन टॉप्स है वहाँ पे आप ये इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है, आपको ये इकोसिस्टम देखने को मिलता है। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। दीज आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में आपको डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। These are regions with the little rainfall and scarcity of vegetation. The day are hot and the nights are cold. ठीक है, तो ये आपका डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक मराइन इकोसिस्टम। जब हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि ये जो पानी है ये आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। देयर इज नो सॉल्ट कंटेंट इन कंट्रास्ट विद द मराइन इकोसिस्टम। यानी कि अगर यहाँ इन सब का पानी जो है वो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, यानी कि जो ह्यूमन अपने जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। जो मराइन इकोसिस्टम है include seas and ocean, they have more substantial salt content and greater biodiversity in comparison to freshwater ecosystem. अगर हम मैराइन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक लार्जर पार्ट है जिसमें ओशंस आते हैं, सी आता है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर्ड टू
आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपको, क्योंकि पता है ओशन का पानी में ज़्यादा आपको सॉल्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड मिलता है, ठीक है, बट फ्रेश वाटर में आपका जो वाटर है वो आपके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सूटेबल होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। कुछ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पहला है आपका फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम where one living organism eats another living organism and later that organism is consumed by another larger organism. The flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic level forms a food chain. अब मैं आपको बताती हूँ कि फूड चेन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, ग्रास है, ठीक है, उसको ग्रास ओपर ने ईट किया, फिर ग्रास ओपर को रैट ने, फिर रैट को किसी वल्चर ने, और इसी तरह आपका जो मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जब एक दूसरे पे फीड कर रहा है और उसकी वजह से आपका न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपका जो है एक फूड चेन प्रोवाइड करता है। और इसी तरह के जब आपके बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो वो आपका फॉर्म करता है क्या, एक फूड वेब फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, एनर्जी एंड बायोमास of the successive trophic level of an ecosystem, ठीक है। Charles Elton was the first ecologist to describe ecological pyramid, यानी चार्ल्स एल्टन ने पहली बार इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्क्राइब किया था, ठीक है। एंड इट्स प्रिंसिपल इन 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने जो है डिस्क्राइब किया था। द बायोमास, नंबर, एनर्जी, या जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड तो वो 3 बेसिस पे होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, हैंस इट इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी कि जो हमारा जो ट्रांसफर है बायोमास का, नंबर है और जो हमारा एनर्जी फ्लो है, उसको हम एक पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड है तो ये आपका पिरामिड के स्ट्रक्चर में है, ठीक है, पिरामिड का स्ट्रक्चर जो इजिप्ट में आपने देखा पिरामिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ देखिए सन एनर्जी, सन से जो सनलाइट है, सन से सनलाइट आपको प्रोड्यूसर्स को मिला है, प्लांट्स को मिल रहा है, यहाँ पे आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, ये आपके सनलाइट को कंज्यूम कर रहे हैं और आपके जो क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर के पास जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, यानी कौन फीड कर रहा है इस पे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर थर्ड लेवल ऑफ यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके ऊपर आता है एपेक्स प्रेडेटर्स। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना वो 100% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जो उसके नेक्स्ट लेवल पे जो पहुंचता है वो सिर्फ 10% ऑफ दैट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 90% ऑफ द एनर्जी जो होता है वो उसके प्रोसेसेस में लग जाती है, ठीक है। अगर एक प्लांट ने 100% एनर्जी प्रोड्यूस की है तो ऊपर वाले लेवल पे सिर्फ 10% ही गई होगी, 90% यूज हो गई होगी। यहाँ जब इसने 10% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की तो ये आपके सिर्फ 1% सेकेंडरी लेवल में पहुंची, और उसके थर्ड लेवल में एंड टर्शरी लेवल पे ये 0.1% पहुंची। यानी कि ये 10% एनर्जी फ्लो जो होता है ये आपको देखने को मिलता है किसी भी पिरामिड के अंदर, एनर्जी पिरामिड के अंदर। तो ये जो 10% लॉ है वो आपको रेमंड लिंडमैन ने दिया था। जो लिंडमैन है उन्होंने ये जो 10% लॉ दिया था, इन्होंने ये बताया था कि जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल होता है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी टू प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल से प्राइमरी कंज्यूमर लेवल है, ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं तो उनमें जो एनर्जी फ्लो होती है वो सिर्फ 10% होती है। ये किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट when energy is transferred from one traffic level to the another, only 10% of the energy from the organic matter is passed on, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे 3 टाइप के हैं, मैंने आपको पहले बताया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन दिस पिरामिड, in this type of ecological pyramid, the number of organism in each trophic level is considered as the level of pyramid, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे पिरामिड फॉर्म होगा ना, तो किस लेवल पे कितने नंबर है या कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये डिस्क्राइब करता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। द पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली अपराइट एक्सेप्ट फॉर इन सम केसेस ऑफ डेट्राइटस
फूड चेन वेयर द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन वन अनदर डेड प्लांट्स, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो आपका अपराइट होता है, यानी कि जैसा आपका अभी मैंने आपको ये दिखा था, ये बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में, ये अपराइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर जो प्राइमरी हमारा प्रोड्यूसर लेवल होता है तो कहीं ना कहीं एनिमल्स से ज़्यादा हमारे पास प्लांट प्रोड्यूस है, नंबर हमारे पास ज़्यादा है, तो जो नंबर ज़्यादा है वो सबसे बेस में होगा, फिर जो उससे कम होगा वो उसके ऊपर और उसके ऊपर ऐसा, ठीक है। तो जिस तरह रिडक्शन हो रहा होगा उसी फेज में आपकी जो पिरामिड है वो फॉर्म हो रही होगी। तो ये देखिए आपका पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ देखिए ये ग्रासेस हैं तो ग्रासेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इनके ऊपर जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो हैं, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर्स हैं और ये आपका जो सेकेंडरी कंज्यूमर ये टर्सरी कंज्यूमर। तो देखिए एक इकोसिस्टम में बहुत कम वल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और उससे कम आपको देखने को स्नेक और वो जो रेप्टाइल्स है वो कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपके रेस्ट एम्फीबियंस हैं जैसे कि कैट, माउस, ये सारी जो आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट है वो, तो ये एक कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है ये जो शो करता है वो आपका पिरामिड ऑफ नंबर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास का मतलब क्या है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ये जो मान लीजिए कि पहले ट्रॉफिक लेवल में आपका ग्रास प्रेजेंट है तो बायोमास का मतलब वेट मतलब किसका वेट ज़्यादा, मतलब अकाउंटेबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपको प्रोड्यूस करता है बायोमास, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एट ईच लेवल दैट अकाउंट्स फॉर अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी ये हर एक ट्रॉपिक लेवल से कितना बायोमास आपका प्रोड्यूस हो रहा है ये आपका पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करता है। बायोमास इज ऑल्सो अपराइट एक्सेप्ट फॉर ऑब्जर्व्ड इन द ओशंस। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल में जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास है ना वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप ओशन में जाके बात करते हैं, ओशन में अगर आप बायोमास की बात करते हैं तो ये पिरामिड आपका ऑपोजिट यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ देखिए कि वहाँ ज़्यादातर आपके जो प्लांट जो आपके जो वेल्स वगैरह हैं वो कम नंबर में तो प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो मास है यानी कि उनका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स मिलके एक वेल के कंपेयर में होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ओशन में जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो उल्टा होता है, यानी वो डायगोनल डायरेक्शन में होता है। यहाँ देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो आपका बायोमास है वो बिल्कुल अपराइट स्ट्रक्चर में है, ठीक है, अपराइट स्ट्रक्चर में है ना, कि यहाँ पे देखिए आपका प्रोड्यूसर्स है और यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ देखिए कि जो आपका कार्निवोरस है उसके अंदर का बायोमास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद हर्बीवोर्स हैं और जो नीचे आपके प्रोड्यूसर हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये इनका बायोमास कम है, इनका वेटेज कम है, ठीक है, भले ही ज़्यादा अमाउंट में आपको देखें लेकिन इनका जो वेट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो ये इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिलता है किसमें, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, और बाकी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें आपका जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा अपराइट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि लिंडमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि आपकी जो नेक्स्ट लेवल पे जो एनर्जी आपकी फ्लो होगी वो किसी भी सर्कमस्टांस पे 10% ही आपकी जो होगी वो मूव होगी, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विच इज ऑलवेज अपराइट एज द एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में आपकी एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमंस जो है वो प्लांट को खाना बना के दे सकते हैं, तो जो हम प्लांट है उससे ही हमारे पास खाना आएगा और फर्दर हमें जो प्रीडेटर्स होंगे, जो हमारे प्रीडेटर्स होंगे उन पे वो एनर्जी फ्लो होगी। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, इसलिए जो ये आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट कंडीशन में ही होता है। ऑल्सो इवन इफ द इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल्स एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, जबकि आपको पता है कि जो ये आपका अपराइट स्टेज में, जबकि आपको पता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रही है और 90% जो है वो आपके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ख़त्म हो जाती है, फिर भी जो आपकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो सामने वाले जो ऊपर का लेवल, ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका जो है एनर्जी पिरामिड है। यहाँ देखिए कि अगर 100% जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, अगर 100%
एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो आपके स्नेल्स वगैरह या जो वॉर्म्स है या छोटे इंसेक्ट्स हैं वो 10% एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका 100% एनर्जी के बाद यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचा। इनके द्वारा प्रोड्यूस की एनर्जी का सिर्फ 1% एनर्जी इनके ऊपर गया, जो हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, और उससे भी ज़्यादा जो टर्शरी कार्निवोर्स हैं उनके पास इसका भी 0.1% पहुंचा। तो ये जो 10% लॉ मैंने आपको पहले बताया था, तो ये बिल्कुल उस तरह, तो ये जो एनर्जी है वो हमेशा अपराइट डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, यानी यूनिडायरेक्शनल ही जो इसका फ्लो होता है वो हमेशा होता है, और इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि सारे ट्रॉफिक लेवल पे सर्वाइव कर, जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो अच्छी तरह से अपने हैबिटेट में अपना न्यूट्रिशन ले सकें और अपना रिप्रोडक्शन, अपना पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। ओके, होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने FCI AG2 यानी मैनेजर पोस्ट और AG3 दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए है कॉम्बो पैक, जिसकी फीस है जस्ट 2400 रुपीज़, यानी 2400 की कॉस्ट है इस कॉम्बो कोर्स की। और इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस और उसकी नोट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारे फीचर्स आपको 2400 की कॉस्ट में मिलेंगे। और अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई फर्दर इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बाकी अपना ध्यान रखते रहिए और आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए, हर एक टॉपिक को एकदम क्लियरली डील कीजिए ताकि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।